हेलो मेरे प्यारे बच्चों बच्चों प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग 29 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि 150 स्फेरिकल मार्बल्स हैं जिनका डायमीटर दिया हुआ है। इनको ड्रॉप किया जा रहा है एक सिलेंड्रिकल वेसल में, सिलेंडर के शेप में एक बर्तन, उसमें इन मार्बल्स को डाला जा रहा है और उस बर्तन की डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। उसमें कुछ वाटर है, तो आपको ये बताना है कि विच आर कंप्लीटली इमर्स इन वाटर, यानी कि ये जो स्फेरिकल मार्बल्स है ना, ये पूरी तरह से वाटर में एकदम अच्छे से डूब जा रहे हैं, है ना। तो ये लाइन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिंपली ये समझो कि एक सिलेंडर वाला बर्तन है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, उसमें इन मार्बल्स को डाला जा रहा है, तो क्या होगा, पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और हमको वही बताना है, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल, यानी पानी कितना ऊपर आ रहा है यही अपने को बताना है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें उसकी हाइट निकालनी है ना, जो चेंज होकर के आ रही है। आइए कॉपी में से समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो देखो यहाँ पर हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल बना लिया है जिसमें छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो पानी की बूंदे हैं, और ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ना, ये मार्बल है। तो मान लो पानी यहाँ तक था, ठीक है, उसके बाद उसमें 150 मार्बल डाले गए, तो पानी क्या हुआ, यहाँ से लेकर के ये ऊपर यहाँ तक चला गया। तो अपने को यही जो हाइट है ना, इसको यहाँ पर बताना है कि कितना पानी ऊपर गया है। तो पानी कितना ऊपर जाएगा, तो जितना वॉल्यूम हम उसके अंदर डालेंगे, जैसे आप मान लो एक बर्तन लेना, उसमें अपना हाथ डालना पानी भर करके, तो आपका हाथ जितना भारी रहेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। फिर अगर आप अपने दोनों हाथ डालोगे तो ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि अब आपके हाथ का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया। फिर मान लो आपके भाई या बहन से बोला कि तुम लोग भी साथ में हाथ डालो, तब उन लोग हाथ डालेंगे तो और पानी निकलेगा। तो वॉल्यूम जितना बढ़ते जाता है उतना ही पानी जो है ऊपर निकलते जाता है, या फिर कह लो ऊपर आते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को अगर हमको ये पता चल गया कि 150 मार्बल का वॉल्यूम कितना है, तो वही वॉल्यूम जो होगा इक्वल हो जाएगा हमारे वाटर के जो लेवल राइज हो रहा है ना, रेज हो रहा है जो वाटर का लेवल, उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि वाटर उतना ही रेज होगा जितना हम लोग वॉल्यूम का उसमें मार्बल डालेंगे। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, राइज या फिर रेज, राइज ही लिख दो, उसमें आप बुक में दिया हुआ है, ये जो होगा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 150 मार्बल के। ठीक है, क्योंकि हम लोग 150 मार्बल डाल रहे हैं, तो 150 मार्बल जो डालेंगे उतने ही वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ेगा वाटर का। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये सिलेंड्रिकल वेसल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर और एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका वैसे एच स्मॉल ही रखता हूँ क्योंकि इसमें तो एच आने वाला है नहीं। उसी तरीके से हमारे पास अगर स्फेयर दिया हुआ है, तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पर मैं स्मॉल आर कर देता हूँ क्योंकि स्फेयर छोटे छोटे हैं, इसका रेडियस ज़्यादा होगा वेसल का। तो अब यहाँ पर हम लोग देखो, मैं लिख भी चुका हूँ पहले ही कि जो मार्बल का हमें डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मैं डेसिमल से हटा करके अगर लिखना चाहूँ तो 14/10 लिखूंगा। अब अगर मुझे रेडियस निकालना है तो 14/10 को नीचे से हम लोग डिवाइड दे देंगे 2 से, तो ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो 7/10 बन जाएगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा कि अगर 7 हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है ना, तो उसको हम लोग सॉल्व करना आसान है, इसीलिए मैंने इसको 7/10 बनाया है। ओके, उसी तरीके से इधर हमारे पास रेडियस जो हो जाएगा वो भी 7/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डायमीटर जो दिया हुआ है वेसल का वो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ये 7/2 हो गया। इसको आप सॉल्व करके डेसिमल में लिख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, ऐसे ही रहने दो। अब हम लोग यहाँ पर से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मेरा पाई से मैं पाई कैंसिल कर देता हूँ, ये गया इससे, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूम होगी वो आपस में इक्वल होगी। अब आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 7/10 इंटू 7/10। इसकी हाइट हमको पता नहीं है तो एच लिख देंगे, यही अपने को निकालना है। उसके बाद इधर हमारे पास 4/3 और आर का क्यूब है, तो इसमें आर कितना है भैया, हमारे पास 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2 और फिर से एक बार 7/2 कर दो। ठीक है, अब हम लोग इन चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमको एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं एच इक्वल टू लिख देता हूँ 4/3 इंटू 7/2 तीन बार। ठीक है, आप लोग चाहो तो कट करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट कट करूंगा। अब ये जो हमारा न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में हो जाएगा ट्रांसफर होने के बाद, यानी 10 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे, यहाँ भी 10 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे हो गया। अब हम लोग कटपीट करते हैं, तो 7 से एक 7 गया, 7 से ये दूसरा वाला 7 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, और ये जो बचेगा है ना वो कट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या कट हो रहा है, और क्या कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो रहा है। ठीक है, और कुछ कट हो रहा है क्या, अब यहाँ पर फिलहाल तो कुछ कट नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 7 जा हो जाएगा 35, यानी कि 350 आ जाएगा। कट हो रहा है क्या, नहीं कट नहीं हो रहा है, तो हाँ 5 7 जा 35 हो गया, तो ऊपर में हो जाएगा 350 डिवाइड बाई में 3। अब इसको हम लोग रफली कहीं पे डिवाइड कर देते हैं, तो 350 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये 5 उतरेगा, तो 3 2 जा हमारा 6, सॉरी नहीं 3 1 जा फिर से 3 हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है लेकिन दया मुझे लग रहा है कि आपकी बुक में कुछ आंसर दूसरा टाइप से दिया हुआ था। अब ये 0 उतर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 3, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया, रुको तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इतना बड़ा आंसर नहीं आने वाला था, आपकी बुक में कुछ दूसरा ही आंसर दिया हुआ था।
अच्छा, गड़बड़ पकड़ा गया। दो गड़बड़ हो रहा था यहाँ पर फटाफट हड़बड़ी में, क्योंकि मैं सुबह सुबह 6 बजे आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ऐसी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये हो रहा था बच्चे लोग कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगाया मैंने, तो रेडियस जो था हमारे पास ये वाला किसका वॉल्यूम, ये हमारा जो बर्तन का रेडियस है वो डालना था मुझे ना। और बर्तन वाला रेडियस कितना था, 7/2 था, और मैंने गलती से यहाँ पर 7/10 लिख दिया, जो कि मार्बल का रेडियस है। आप लोग ने ध्यान दिया होगा शायद, लेकिन अब वीडियो है तो बोल तो पा नहीं रहोगे, लाइव क्लास रहता तो बताते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैं जल्दी से फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये हमारे पास आर का स्क्वायर बचेगा और एच बचेगा, इक्वल टू साइड में 4/3, और ये पाई तो कट हो जाएगा, आर का क्यूब बचेगा। दूसरी चीज़, ये जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मूला से 1 मार्बल का निकलेगा ना, हमारे पास 150 मार्बल है, तो इसका 150 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 150 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो आर का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला बर्तन वाला 7/2 इंटू 7/2 हो गया, इंटू में एच हो गया, इक्वल टू साइड में 4/3, आर का क्यूब है, तो ये हो जाएगा, ये वाला रेडियस है हमारे मार्बल का जो कि 7/10 है, तो इसको 3 बार 7/10 लिखो। अब पूरा पूरा सही आएगा, देख लेना। और फिर मल्टीप्लाई में 150 कर देते हैं। सॉल्व किया जाए, पहले जीरो से मैं जीरो कैंसिल कर देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और कुछ कट हो रहा है क्या? ये सब ट्रांसफर होगा तो कट होगा, तो एच इक्वल टू मैं ट्रांसफर करके कट कर देता हूँ। 4 इंटू 7/10 इंटू 7/10 और इंटू 7 इंटू में 5, ये सब ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो 2 ऊपर 7 नीचे, फिर 2 ऊपर और 7 नीचे आ गया। तो ये हो जाएगा 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 को कैंसिल कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कर देता हूँ, 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, कुछ बच रहा है क्या? कट होने के लिए हो रहा है, लेकिन कट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लास में हमारा पूरा पूरा तो कट होगा ना, डेसिमल में ही आ जाएगा। तो इसको ऐसे करो, 7 हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 8 का 7 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 56 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लो भूल जाओ थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 और 2 का, तो 56 आ जाएगा। और नीचे में हमारे पास ये जो 10 है इसको उतार दो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, बिना कट किए, क्योंकि हमारे पास नीचे एक जीरो है, तो उसके बदले यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, तो डायरेक्ट हमारा 5.6 आ जाएगा। और ये हमारी हाइट निकली है, तो ये भी हमारी सेंटीमीटर में निकलेगी, क्योंकि ये सब जो हमारा एच का वैल्यू निकल रहा है। इसका मतलब जो वाटर लेवल वहाँ पर रेज होगा ना, वो 5.6 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें गड़बड़ी हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, नहीं तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो फटाफट ये कट हो जाएगा। चलिए, जो अगला पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो देखो, जो अगला क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन को रिलेट करके बनाया गया है। इसमें बोल रहा है कि मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू ए साइक्लिक, क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कॉन्टेनिंग सम वाटर, यानी सेम टू सेम है, कुछ मार्बल डाला जा रहा है, लेकिन इस बार ये नहीं बताया कितना मार्बल डाला गया है। हमसे ये बोल रहा है कि बताइए कितने मार्बल्स डाले जाएं, शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर, यानी कितने मार्बल डालें ताकि वाटर का जो लेवल है ना वो 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाए। तो हमको आंसर तो पता ही है, क्योंकि पूरा नंबर भी सेम टू सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, और यहाँ पर वाटर लेवल भी 5.6 सेंटीमीटर ही बढ़ रहा है। इसका मतलब 150 मार्बल डाले जाएंगे। अब इसको निकाला कैसे जाए, तो देखो, जो फॉर्मूला हमने पिछले बार अप्लाई किया है ना, उसी फॉर्मूला से बनाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझाता हूँ, समझाता नहीं हूँ, बस मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा कि इस बार अपने को ये 150 का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ मार्बल है। अगर मुझे इसको निकालना रहेगा तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये वाला फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ वाटर वाला। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में हम लोग डिवाइड कर देंगे इस वाले फॉर्मूला को, जो कि वॉल्यूम ऑफ मार्बल। तो हमारा जो है ये नंबर, टोटल नंबर ऑफ मार्बल निकल करके आ जाएगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, बस आप वही काम करना है, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर रेज हो रहा है उसको डिवाइड दे दीजिए वॉल्यूम ऑफ मार्बल से, तो आपका टोटल नंबर पता चल जाएगा। आइए कॉपी में सॉल्व करते हैं, पीछे पेज में। तो देखो, यहाँ भी आपको उसी तरीके से लिख लेना है कि जो रेडियस है मार्बल का वो 7/10 दिया हुआ है, जो वेसल का रेडियस है ना, 7/10 दिया हुआ नहीं था, वही हमारे पास 1.4 था, उसी को जैसे पहले हमने सॉल्व किया ना उसी टाइप से सॉल्व किया, तो यहाँ भी 7/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारा जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है वेसल का, तो उसका भी रेडियस 7/2 हो जाएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, सेम टू सेम वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। और जो हाइट है ये इस बार हमको दे दिया गया है 5.6, तो इसको हम लोग 56/10 सेंटीमीटर लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड दो वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल को। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ मार्बल हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। पहले तो पाई से पाई को कैंसिल कर दो, अब सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो आर का स्क्वायर है, इस बार गलती नहीं करना है। ये हमारा रेडियस कौन सा है, ये वाला ना, वेसल वाला रेडियस है, तो 7/2 इंटू 7/2 लिखेंगे, और इंटू हाइट हमारे पास इसकी दी हुई है 56/10,
ओके, नीचे में हमारे पास है आर का क्यूब, सॉरी 4/3 आर का क्यूब है, तो पहले तो 4/3 लिख लेते हैं। उसके बाद आर का क्यूब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो 7/10 इंटू 7/10 और फिर से एक बार 7/10। अब हम जानते हैं कि जब कभी भी दो फ्रैक्शन यहाँ पर में डिवाइड होते हो तो हम लोग उसको डिवाइड नहीं करते हैं, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो वही करेंगे 7/2 इंटू 7/2 इंटू 56/10 करेंगे और यहाँ पर ये जो डिवाइड है इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में और ये सभी हमारा ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा, फिर 10/7 और फिर से एक बार और 10/7 हो जाएगा। ओके, अब कटपीट करना शुरू कर लो यहाँ पर। तो 7 से पहले तो ये 7 उड़ गया, इस 7 से ये 7 गया, 7 हो जाए 7, 7 8 जा 56, 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है। और क्या कट हो रहा है, ये हो जाएगा कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसिल। उसके बाद ये कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब हमारे पास 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ था। तो देखा आपने कितना सिंपल है सॉल्व करना। बस आपको सेम फॉर्मूला याद रखना है कि अपने को वहाँ पर किए क्या थे एच निकालने के लिए, तो उसी का बस उल्टा कर देंगे। यहाँ पर वहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे, दोनों को इक्वल किए थे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व किया जाए। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, इसे देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि कल ही मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है इसका एक वीडियो बनाया था क्लास 9 के बच्चों को, जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 17 में। ये 17 तो आप लोग को है ना, उनको 15 है, तो चैप्टर नंबर 15 में सेम टू सेम क्वेश्चन था। बस फर्क क्या आपको पता है, वहाँ पर क्वेश्चन मुश्किल दिया हुआ था, पूरा क्वेश्चन सेम था लेकिन नंबर्स वहाँ पर डेसिमल में करके दिए हुए थे, और यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है बहुत आसान दिया हुआ है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि क्लास 10 जो है वो क्लास 9 से ईजी है, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आप अगर आप चेक करना चाहो तो अपने आर एस अग्रवाल की बुक में चैप्टर नंबर 15B एक्सरसाइज 15B भी जो है ना वो चेक करना, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और वहाँ पर ये मुश्किल बना कर दिया हुआ है, यहाँ पर तो बहुत आसान है। आइए मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कि एक विलेज है जिसमें कुआं है, कुआं की जो इनसाइड वाली डायमीटर है, जो डायमीटर है कुआं का वो 10 मीटर है, उसको डग किया गया है 14 मीटर डीप, यानी कि उसके अंदर से कोड़ करके मिट्टी जो निकाला गया है ना 14 मीटर गहराई तक निकाला गया है। तो कह सकते हो कुएं की जो हाइट है वो 14 मीटर है। जो अब मिट्टी निकल रहा है, जो अर्थ निकल रहा है, टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड, यानी कि उस मिट्टी को जो निकल रहा है ना उसको उस कुएं के चारों तरफ ऐसे फैला दिया जा रहा है, ठीक है, टू ए विड्थ ऑफ 5 मीटर, जिसकी जो विड्थ होगी ना जो फैलाया जा रहा है उसको 5 मीटर उसकी चौड़ाई है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कैसे उसको फैलाया जा रहा है। टू फॉर्म ए इम्बैकमेंट, अब इम्बैकमेंट क्या होता है, तो इम्बैकमेंट देखना कुआं के चारों तरफ ना कुछ इस तरीके से, जैसे मेरा ये सेलो टेप है ना वैसे ऊपर में इस तरीके से बना दिया जाता है ताकि कोई बच्चा जो है उसमें कुआं में गिर मत जाए या फिर कोई जानवर वगैरह ना चला जाए, इसीलिए उसके चारों तरफ उठा दिया जाता है मिट्टी से, ठीक है। तो ये इसी को बनाया जा रहा है और इसी की विड्थ जो है वो अपने को बताई गई है कि 5 मीटर है उस इम्बैकमेंट की। आप लोग चाहो तो इम्बैकमेंट सर्च करके गूगल में भी देख सकते हो, इम्बैकमेंट ऑफ वेल करके सर्च करना तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से दिखता है। अगर आपने कुआं नहीं देखा है तब, कुआं देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि साइड साइड में कैसे ऊपर में उठाया जाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए जो हाइट होगी इम्बैकमेंट की वो कितनी होगी, एंड व्हाट वैल्यू ऑफ द विलेजर्स इज रिफ्लेक्टेड हेयर, व्हाट वैल्यू ऑफ द विलेजर्स इज रिफ्लेक्टेड हेयर। तो इसका मतलब ये बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये ऐड किया गया है कि क्या वैल्यू दिख रहा है आपको विलेजर्स, यहाँ पर विलेजर्स की कौन सी वैल्यू दिख रही है, तो हमको विलेजर्स की ये वैल्यू दिख रही है कि वो जो मिट्टी है, जो मिट्टी अलग से है ना, यानी जो निकल रहा है कुआं का मिट्टी उसी का यूज़ करके इम्बैकमेंट बना रहे हैं। वो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बाकी पेज ज़्यादा वेस्ट मत करो, अगर रफ वाला काम कर रहे हो तो जल्दी से छोटा छोटा लिख करके ही काम कर लो, तो वैसे वो भी लोग क्या कर रहे हैं कि उस मिट्टी जो मिट्टी कुआं से निकल रहा है उसी का यूज़ करके इम्बैकमेंट बना रहे हैं, ये नहीं कि अलग से ईटा मंगा करके इम्बैकमेंट बना रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग को उन विलेजर्स का ये वैल्यू दिख रहा है, वो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन इसको सॉल्व करना कि वो जो हमारा हाइट है ना उस इम्बैकमेंट का वो कितना है, आइए पता करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक रफली डायग्राम बना लिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप लोग रेड रेड देख रहे हो ना ये हमारा वेल है, कुआं है, इसकी जो डायमीटर है वो दी हुई है 10 मीटर, इसकी जो गहराई है डीप जो है वो है 14 मीटर। ओके, अब इसके चारों तरफ ही इम्बैकमेंट बनाया गया है इस तरीके से, कुछ ऊपर में बनाया जाता है। मान लो यहाँ तक हमारा ज़मीन है तो ज़मीन के ऊपर ही इम्बैकमेंट रहता है, अंदर तो नीचे कुआं रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर में बनाया गया इम्बैकमेंट, तो इम्बैकमेंट की जो हाइट है ना वो अपने को पता करनी है कि इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, इसका अपने को विड्थ दे दिया गया है, ठीक है, 5 मीटर। तो हम क्या जानते हैं कि जो इम्बैकमेंट बनेगा, ठीक है, तो इम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो वही वॉल्यूम होगा जितना मिट्टी निकलेगा, और मिट्टी कितना निकल रहा है तो जितना कुएं का वॉल्यूम है, जो कुएं का वॉल्यूम है उतना ही मिट्टी उसके अंदर से निकल रहा है। और उसी मिट्टी जो निकला हुआ है, मान लो कि यहाँ पर 100 kg मिट्टी निकला है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुएं का जो वॉल्यूम है वो 100 kg है केजी में। ओके, तो इसी 100 kg मिट्टी से ही ना इम्बैकमेंट बनाया जा रहा है, दूसरा तो मिट्टी यूज़ किया नहीं जा रहा है, यानी कुएं का वॉल्यूम और इम्बैकमेंट का वॉल्यूम इक्वल है। तो यहाँ पर फटाफट मैं पहले तो लिखूंगा कि जो हमारा रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ वेल वो कितना है भाई, तो वो हमारे पास है 10 का आधा हो जाएगा 5 मीटर। उसी तरीके जो इसकी हाइट है वो हमारे पास हो जाएगी
कितनी हो जाएगी इसकी हाइट, 14 मीटर है तो 14 मीटर। उसी तरीके से अब इस वाले का हम लोग अगर इम्बैकमेंट का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, पहले तो इसका रेडियस की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसके बाहर वाला रेडियस, आउटर रेडियस जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ तक वाला, इस सेंटर से लेकर के ये कंप्लीट जब हम बाहर जाएंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आउटर रेडियस कहलाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस हमारा इनर रेडियस कहलाता है। इस तरीके से जैसे हमारे पास अगर हॉलो सिलेंडर बन जाता है और अपने को इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना रहता है तो ये इम्बैकमेंट भी क्या है, मटेरियल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आउटर वाले रेडियस के वॉल्यूम से इनर वाले रेडियस के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, तो हमारा मटेरियल का वॉल्यूम निकल करके आ जाता है। आइए आपको मैं इसका फॉर्मूला भी समझाऊंगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका आउटर, इस तरीके से लिखोगे आप लोग, आउटर रेडियस, इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा क्योंकि बड़ा बन जाएगा थोड़ा सा, तो आउटर रेडियस ऑफ इम्बैकमेंट, ठीक है। इम्बैकमेंट का जो आउटर रेडियस होगा वो कितना होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक है 5 और फिर यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5 और 5 टोटल मिला दो तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, यानी कि बाहर का जो रेडियस होगा वो 10 मीटर होगा, सॉरी सेंटीमीटर गलती से लिखा जा रहा है, और जो इनर वाला रेडियस होगा, अंदर का जो रेडियस होगा वो हमारा इसी के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 था ना तो ये भी 5 ही होगा भाई, तो इनर रेडियस 5 मीटर हो गया। ओके, अब इसकी हाइट अपने को पता नहीं है, इसके हाइट को हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, हाइट जो होगा उसको हम लोग कैपिटल एच ले लेते हैं, वही अपने को पता नहीं है, वो निकालना है। इज दैट क्लियर। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसका कि वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट, ठीक है, जो इम्बैकमेंट है हमारे पास उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी जो मिट्टी निकला हुआ है उसका वॉल्यूम के इक्वल होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ अ वेल, शॉर्टकट में, कि कुआं का जो वॉल्यूम है, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है उसी से तो मिट्टी निकला है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर होगा। अब हमारा दोनों का फॉर्मूला क्या बनता है, तो इम्बैकमेंट का मैं आपको फॉर्मूला पर समझा देता हूँ कि देखो हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस में होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला से जब सॉल्व करोगे तो आपका ये मटेरियल वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसका वॉल्यूम निकलता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जाता है, पाई कॉमन लेते हैं दोनों में से, ब्रैकेट के अंदर आर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करते हैं, और ये एच को भी कॉमन लिख करके इधर भी लिखा जा सकता है, लेकिन कई बार फॉर्मूलाज में ना बुक में देखोगे तो इधर लिख देता है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, इधर भी लिखोगे तो एच मल्टीप्लाई में आएगा, उधर भी लिखोगे तो एच मल्टीप्लाई में ही आएगा, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को लिखा जाता है जब हम लोग को मटेरियल का वॉल्यूम निकालना रहता है, हॉलो टाइप से अगर सिलेंडर रहता है तब, ठीक है। तो हम यहाँ भी वही फॉर्मूला लिखेंगे, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर एच, और इक्वल को साइड में वॉल्यूम ऑफ जो वेल होगा हमारा वो सिंपल फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये वाला एच को मैं कैपिटल ले लेता हूँ क्योंकि हमारे इम्बैकमेंट का जो कि हमने कैपिटल एच से डिनोट किया था, इसका वाला एच को हमने स्मॉल एच लिख लेते हैं। अब पूरा सॉल्व करते हैं, पहले तो देखो पाई से मेरा पाई कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड है पाई, अगर इसको मैं इधर ले आऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कट हो ही जाएगा, तो यहाँ पर मैं बिना वैल्यू पुट के कट कर सकता हूँ। अब इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, आर का स्क्वायर है, कैपिटल आर कितना भी 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में स्मॉल आर कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में एच है, इक्वल उस साइड में हमारे पास ये आर कितना है हमारे पास 5 मीटर है तो 5 × 5 हो गया, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में एच है तो हो जाएगा हमारे पास 14। अब इसको सॉल्व कर दो आप लोग यहाँ पर से, तो ये हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 100 में से अगर माइनस कर दे 25 तो आ जाएगा हमारा 75, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 75 इंटू में एच इक्वल की उस साइड में 5 × 5 × 14, ठीक है। अब इस 75 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो h इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 × 14 डिवाइड बाई में 75, 5 × 5 हो गया, 5 के टेबल में हमारा 25 टाइम पे आ जाता है 75, है ना, 5 टू नहीं 25 में कहाँ पर आएगा, रुक जाए एक सेकेंड, 5 × 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आगे जाएगा तो 5 5 × 25 15 टाइम पे आएगा 75, उधर फिर से 5 × 5 5 3 × 15, तो ये आ गया हमारा 14/3। अगर आपको इसको बुक वाला आंसर लाना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने आपको निंजा टेक्निक पहले सिखाई दिया, क्लास 7 सिखाते आ रहा हूँ कि इसको आप लोग नॉर्मली डिवाइड दे दो, तो 3 4 जो हो जाएगा 12, बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2। अब क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दो, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से नंबर को हम लोग कहाँ पर लिखें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। देखो 2 मेरा नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर में 2 लिखाएगा, 4 ऊपर से लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में 4 लिखाएगा, 3 यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ पर 3 लिखाएगा, यानी कि 4 और 2/3 मीटर जो होगा यही हाइट होगी इम्बैकमेंट की। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बाकी जो वैल्यू वगैरह है जैसे आपके बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उस टाइप से स्टेटमेंट आप भी बना करके खुद से भी लिख सकते हो कि क्या वैल्यू आपको दिख रहा है उन विलेजर्स का, कि वही जो है कि वो जो रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं ना उनका यूज़ किया जा रहा है, पूरा पूरा यूज़ करें अपने रिसोर्सेज का, ठीक है। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लिया जाए इसी वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, इसमें हमसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन किया गया है, यहाँ भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें बोला जा रहा है कि एक कॉर्नर है रेक्टेंगुलर फील्ड का जिसका डायमेंशन है 35 मीटर और 22 मीटर, ये फील्ड की डायमेंशन दी गई है। इस फील्ड में एक कॉर्नर में क्या है, एक वेल है, एक कुआं है जिसका जो डायमीटर है वो 14 मीटर है, और इसका डग जो है यानी कि इसकी जो गहराई कह लो आप लोग वो 8 मीटर है, उसको जो है ना 8 मीटर तक उसको गहरा खोदा गया है, डग किया गया है, तो उसकी जो हाइट होगी वो 8 मीटर हो जाएगी।
अब बताया जा रहा है कि जो मिट्टी निकल रहा है इस कुएं से, उसको क्या कर रहा है, खेत में ही बाकी जगह पर फैला दिया जा रहा है। जो चौड़ा सा खेत था, तो कोने में, एक कोने में तो कुआं हो जाएगा, तो बाकी जो जगह बचेगा ना, उसमें उस मिट्टी को फैला दिया जा रहा है रिमेनिंग पार्ट में। तो बताइए जो राइज होगा लेवल में, है ना, उस फील्ड में, वो कितना होगा, कितने मीटर होगा लेवल में राइज। तो अपने को ये बताना है। आइए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू फिर से समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो देखो डायग्राम के थ्रू समझो। सिंपल सा एक हमारे पास खेत दिया हुआ है रेक्टेंगल के शेप में, जिसका जो लेंथ है 35 मीटर है, ब्रेथ है 22 मीटर। इसके एक कॉर्नर में कुआं है जिसका जो डायमीटर है वो 14 मीटर है, और इसकी जो अंदर गहराई है वो 8 मीटर है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमसे बोल रहा है कि जब इस कुआं को खोदा गया तो इसके से अंदर से मिट्टी निकला है 8 मीटर, जब गहरा खोदा गया तो उस मिट्टी को इस पार्ट में, ये बचे हुए जो एरिया है ना, इसमें फैला दिया गया। तो इससे क्या होगा, जब मिट्टी इसमें हम लोग फेंकेंगे तो ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा ना ये जगह। तो अपने से वही पूछ रहा है कि ये जगह जो कितना ऊंचा होगा जब हम लोग पूरे एरिया में फैलाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारा क्लियर समझ में आ गया है कि यहाँ से मिट्टी निकाल करके इधर फैलाया जा रहा है। तो जो मिट्टी इधर फैला है उसका जो वॉल्यूम होगा इस कुएं के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। ये जो मिट्टी फैला है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वही वॉल्यूम होगा जो इस कुएं के अंदर से मिट्टी निकला है उसका वॉल्यूम होगा। तो हमको तो इसका दिया हुआ है ना, हाइट वगैरह सब कुछ, तो हम लोग यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है रिमेनिंग पार्ट में वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेल का, यानी कि कुएं के वॉल्यूम का। अब यहाँ पर अपने को इधर का वॉल्यूम भी अब निकालना है। तो आप ही बताओ कि इधर वाला ये जो हमारा वॉल्यूम, हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसका तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, ना ही ये हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है क्योंकि उसके बीच में एक सर्कल भी आ जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर अब इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए हम लोग लेंथ, रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसका एरिया में अगर मैं हाइट का मल्टीप्लाई कर दूँ तो वॉल्यूम निकल कर क्या आ जाएगा। वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ता है। तो हमारे पास ये जो बचा हुआ जगह है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, तो इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइट का। तो इससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये साइड साइड का वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हमको पता है इसके लिए अलग से कुछ फॉर्मूला नहीं है। तो मैं इसका जो भी एरिया होगा उसमें उसकी हाइट की मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब उसका एरिया, और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको एकदम शुरुआती वीडियो में समझाया था इस चैप्टर के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही कर रहे हैं कि एरिया जो है रिमेनिंग पार्ट का, ये जो खाली जगह है, इसका एरिया में अगर हम लोग हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। और इधर वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए हमारा जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, वो लग जाएगा सिंपल। तो उस फॉर्मूला से हमारा क्या बोलते हैं, ये कुआं का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसको हम लोग को चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर एक और दिक्कत आ रहा है कि रिमेनिंग पार्ट का अगर हमको एरिया निकालना है तो वो कैसे निकाला जाए भाई। ये रिमेनिंग पार्ट का कुछ एरिया तो निकलेगा ही नहीं नॉर्मल तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इसका एरिया का भी कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल तो जरूर है लेकिन बीच में एक सर्कल भी तो आ जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस रेक्टेंगल वाले फील्ड के एरिया से ये जो सर्कल वाला एरिया है ना, कुआं का जो सर्कल वाला पार्ट है ऊपर वाला, इस एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमारा ये जो रिमेनिंग एरिया है वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिमेनिंग एरिया अपने को निकालना है, इसीलिए आप लोग लिखो एरिया ऑफ फील्ड, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ वेल। ठीक है, जो कुआं है उसका एरिया को माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल करके आएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकल करके आ जाएगा। और इसमें एच की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट वॉल्यूम हो जाएगा ये रिमेनिंग पार्ट का। इक्वल टू साइड में पाई आर स्क्वायर एच रहने दो। अब सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ बनेगा, तो 35 इंटू 22 कर दो। फिर एरिया ऑफ वेल, इस कुआं का वेल का जो हमारा एरिया वो कैसे निकलेगा, तो कुआं का जो हमारा पार्ट होता है ये सर्कल के शेप में होता है, और सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पाई आर का स्क्वायर। ओके, और पाई आर का स्क्वायर लगाने से अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। आप लोग जब एग्जाम में बनाना तब फॉर्मूला लिख लिख करके बनाना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, पाई की जगह में 22/7 और आर का स्क्वायर है, तो रेडियस कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 इंटू 7 कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। और यही अपने को पता नहीं है, यही तो अपने को निकालना है यहाँ से ना, इसका हाइट ही तो निकालना है कि कितना हाइट निकल रहा है। तो इस एच को रहने देंगे, इक्वल की साइड में वैल्यूज को पुट कर दो, 22/7 हो जाएगा। रेडियस यहाँ भी 7 इंटू 7 हो गया कुआं का हमारा रेडियस। और हाइट जो है इस बार इधर वाला जो हाइट है वो अपने को पता है ना, ये वाला हाइट नहीं पता है, इधर वाला हमारा। आप एक काम कर सकते हो, इसको आप लोग कैपिटल एच लिख सकते हो, इसको स्मॉल एच से डिनोट कर सकते हो, ताकि दोनों अलग अलग डिफरेंस यहाँ पर पता चल सके कि हमारा दोनों जो एच का वैल्यू है वो अलग है।
तो इसको मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ। ये जो हाइट है ये रिमेनिंग पार्ट वाले एरिया का हाइट है, इसमें जो मिट्टी लगेगा उसका। और ये वाला जो एच है वो हमारा कुआं वाला हाइट है, जो कि हमको दिया हुआ था 8 मीटर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 कर दो। 7 से पहले तो मैं 7 कट कर देता हूँ, बाकी चीज़ों को रहने दो। अब इनका जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35 मल्टीप्लाई जब आप 22 करोगे तो 770 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 से हमारा 7 कट हो गया, 22 का 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 154 आ जाएगा। इंटू में हमारे पास एच है ही बाहर में, इक्वल के उस साइड में 22 इंटू 7 इंटू 8। अभी इसको रहने दो, हम लोग ट्रांसफर करके डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इन दोनों का आपस में सेपरेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 616। कितना आएगा? 616 आ जाएगा। और इस 616 को इधर ट्रांसफर कर दो तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एच इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 22 इंटू 7 इंटू 8। और ये जो इसको माइनस करने के बाद 616 आएगा ना, देखो इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के ये 616 डिवाइड में हो जाएगा। अब कटपीट करो और आपका आंसर रेडी है। तो यहाँ पर हमारा 11 से कट हो रहा है, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 61 में से 55 कट हुआ, बचा 5। तो वो 6 बचा, वो 6 आगे जाकर के फिर से 66 बना देगा। तो 11 6 जा 66 हो गया। फिर से 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 7 से 7 कट हो गया, बचा क्या? ये 2 बचा ना। तो यही 2 मीटर जो है ये हाइट हो जाएगी बाकी एरिया की। यानी कि इधर जो हमारा जब हम लोग मिट्टी को फेंकेंगे इस साइड में, तो इसका जो लेवल जो राइज होगा ना, ये क्या कर सकते हो, जो लेवल बढ़ेगा ऊपर, जो लेवल होगा मिट्टी का वो कितना होगा? वो 2 मीटर होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मे भी आपको शायद एक बार मैं जल्दी में समझाया हूँ, जल्दी तो नहीं समझाया हूँ, मैंने कोशिश किया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का। फिर भी अगर कुछ डाउट रहे तो एक बार और वीडियो को आप देखना, एकदम अच्छे से आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। ये काम करते हैं, जो आगे क्वेश्चन है उनका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो वैसे ही लेंथी होता जा रहा है। और आगे के जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ही लेंथी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको भी आपको डिटेल मुझे समझा करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10-10 मिनट का 3 क्वेश्चन बन जाएगा, तो ऐसे ही 30 मिनट हो जाएगा। और हमारा वीडियो वैसे ही लेंथी हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना करके अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, एडिट वगैरह करने में। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर ये जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है ना, इनको मैं उस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा और आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे अगले वाले पार्ट में, जहाँ पर हमसे कौन से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो दिए हुए हैं। ओके, तो मिलते बच्चे लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अपने डाउट आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगैन।